हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से वेलकम है। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो सबसे पहले रिक्वेस्ट रहेगा आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये गलत बात है, क्योंकि आप वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो सबसे पहला काम है सब्सक्राइब करना। दूसरी बात, आज मैं नया मतलब कॉलेज, आप सामने आपने थंबनेल देख लिया होगा, बीएससी फाइनल ईयर का जो यूआर राजस्थान यूनिवर्सिटी है और शेखावटी यूनिवर्सिटी में जो बुक चलती है अपने थर्ड बुक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में अपने उसकी कुछ बेसिक डिटेल्स पढ़ेंगे। उस बेसिक डिटेल के बाद अपने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट में एनालिटिक एनालिसिस है, उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं आज की वीडियो में, ठीक है। उससे पहले हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। और यदि आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने जितने भी फ्रेंड हैं उन सब के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि उन सब का बेनिफिट हो सके। तो चलो अपने सबसे पहले इस टॉपिक्स को, इस बुक की शुरुआत करते हैं। उसकी कुछ बेसिक डिटेल, अभी कोई यूनिट नहीं स्टार्ट करना मैं, उसकी बेसिक डिटेल बात करेंगे। देखो, कोई ये जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक है, इस बुक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड पूरा चैप्टर चलेगा। तो अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं समिश्र संख्या की, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको खाली यहाँ से समझना है, नोट नहीं करना। नोट करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जो वीडियो के नीचे चल रहा है टेलीग्राम चैनल, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी चल रहा होगा वीडियो के नीचे में, आप देख रहे होंगे कि वीडियो के नीचे में आपके सामने टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स गुरु, MATHS, ये जैसा लिख रहा हूँ वैसा लगाना, स्पेस GURU। इसको आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर मैं PDF अवेलेबल करवा दूंगा, जो भी पढ़ाऊंगा उसका रिलेटेड PDF आपको नोट्स के रूप में इस चैनल पर मिल जाएंगे। वहां से आप अपना वर्क कर सकते हो। इस चैनल पे खाली ये वीडियो ज़्यादा लेंथ ही नहीं रहेगी, इसलिए रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। चाहे आप फर्स्ट मोड पे देख सकते हो, मतलब वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेना, मतलब जहां आप 240 पे देखते हो 360 पर जरूर देखना ताकि आपको वीडियो क्लियर दिखे, ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी इसके लिए कुछ रिलेटेड आपको मिल सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या के बारे में, कि समिश्र संख्या कौन सी होती है। समिश्र संख्या, तो समिश्र संख्या की बात करें तो समिश्र संख्या वो संख्या होती है जिसमें आयोटा आता है। आप सबको पता है काल्पनिक संख्या के साथ यदि कोई चीज जुड़ जाती है तो वो समिश्र संख्या बन जाती है। तो समिश्र कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से शो करते हैं, Z बराबर X प्लस आयोटा Y। ये आयोटा होता है, इस आयोटा के कारण ही इसको कॉम्प्लेक्स मतलब समिश्र नाम दिया गया, समिश्र संख्या है, Z बराबर X प्लस आयोटा Y, ठीक है ना। तो इस रूप का होता है। अब अपने बात कर लें कि समिश्र संख्या में इसमें रियल पार्ट क्या होता है। जैसे अब इस पूरे प्रोसेस में इस समिश्र संख्या में रियल पार्ट कौन सा होगा, यदि हम यहाँ पर रियल पार्ट की बात करें तो रियल पार्ट हमारा कौन सा होगा। रियल पार्ट वो होता है, रियल पार्ट हमारा वो होता है जिसके साथ, रियल का मतलब वास्तविक, रियल बोले तो वास्तविक संख्या, रियल नंबर की बात हो रही है। तो रियल पार्ट मतलब रियल भाग कौन सा होगा, वास्तविक भाग कौन सा हो इसका, जिसके साथ आयोटा नहीं लगा, वो हमारा वास्तविक भाग होगा। इसके हम रियल ऑफ Z भी बोलते हैं, इसको हम रियल ऑफ Z भी बोलते हैं। मतलब हम सारी बात कॉम्प्लेक्स नंबर भी बताऊंगा, जहां हम REZ शो कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के वास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद इमेजिनरी ऑफ Z, इमेजिनरी ऑफ Z या इमेजिनरी पार्ट बात कर लो आप। इमेजिनरी पार्ट वो होगा, इमेजिनरी को बोलते हैं काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक। तो काल्पनिक भाग कौन सा होगा, जिसके साथ Y जुड़ा होगा, तो इसको हम IM इमेजिनरी ऑफ Z। अब इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है रियल ऑफ Z। क्या बोला जाता है, रियल ऑफ Z। और इसको बोला जाता है इमेजिनरी ऑफ Z, RY भी आता है, इमेजिनरी ऑफ Z, और इसको बोलते हैं रियल ऑफ Z,
ठीक है ना। तो रियल ऑफ जेड कौन सा होता है, एक्स, और इमेजिनरी ऑफ जेड कौन सा होता है, वाई। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है, जहां आप देखो जब भी हम इसको प्लेन पे शो करेंगे तो हम कहीं एक्स नहीं लिखेंगे, वाई नहीं लिखेंगे, हम रियल ऑफ जेड लिखेंगे एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी ऑफ जेड लिखेंगे, ठीक है ना। तो तब मैं वापस ये बात रिकॉल नहीं करवाऊंगा आपको कि इमेजिनरी ऑफ जेड क्या है, रियल ऑफ जेड क्या है, क्योंकि वीडियो की डिटेल यदि कोई भी चीज़ का बेसिक यदि आप लोगों ने समझ लिया तो आपको ज़रूरत नहीं है उस पूरे बुक्स, मतलब पूरी बुक्स में यही चीज़ चलने वाली है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि इमेजिनरी ऑफ जेड और रियल ऑफ जेड क्या होता है। उसके बाद अपने बात कर लें कि इसमें अपने यदि हम इसका मापांक निकालें तो ये मापांक अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो इसकी बात अपने बाद में कर लेते हैं, ठीक है ना, इसके बाद में करेंगे। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर समझ आया होगा आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, जेड बराबर एक्स प्लस आइटा वाई। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इसमें जो रियल पार्ट होता है उसको एक्स बोला जाता है, और जिसके साथ आइटा लगा होता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है। तो इसको रियल ऑफ जेड बोलेंगे और इसको इमेजिनरी ऑफ जेड बोलेंगे। इसका सिंबल हो गया एक तरह से, ये रियल का सिंबल है और ये इमेजिनरी का सिंबल है। अब अपने बात करते हैं सेमिस्टर समतल कि सेमिस्टर समतल क्या होता है। देखो नाम से पता है समतल, समतल का मतलब प्लेन। अब सेमिस्टर लगा हुआ है तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात हो रही है। कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब है कि जो सेमिस्टर संख्या है उसको प्लेन पर शो करना है। तो हम चलो सेमिस्टर संख्या को प्लेन पर शो करने की बात बता देता हूँ, ठीक है ना, कि उसको प्लेन पर कैसे शो करेंगे, ठीक है। तो अब अपना टॉपिक रहेगा नेक्स्ट है, जैसे सेमिस्टर संख्या के बाद है सेमिस्टर समतल। सेमिस्टर समतल की बात हो रही है, इसका मतलब हम बात करें कॉम्प्लेक्स प्लेन की, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। एक होता है PLAN, एक होता है PLANE, दोनों में फर्क होता है, ध्यान रखना। सेमिस्टर समतल, अब सेमिस्टर समतल कौन सा होता है कि ऐसा समतल जिस पर सेमिस्टर संख्या को दर्शाया जाता है उसे सेमिस्टर समतल कहते हैं। अभी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ना यहाँ पर डेफिनेशन लिखूंगा, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, आपको पूरी की पूरी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल जो आप देख रहे हो नीचे चल रहा है, टेलीग्राम चैनल का नाम मैथ्स गुरु, इसको सब्सक्राइब कर लेना और उस पर आपको PDF रोज मिलेगी, ठीक है ना। तो सेमिस्टर समतल कॉम्प्लेक्स प्लेन, देखो इसमें अपने बात कर लेते हैं कि देखो वीडियो जो आप बात करोगे BSc, मैं सिंपल सी बात बता दूं, देखो एक ही क्लास नहीं है, मैं BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल क्लास, 11th 12th सबकी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर चुका हूं, ठीक है। इसीलिए अब यदि आपका नंबर में डे वाइज डेज पूरा शेड्यूल डाल दूंगा, मेरे उस टेलीग्राम चैनल में मेरा शेड्यूल डाला होगा कि कौन से दिन आपकी वीडियो आएगी, कौन से दिन आपकी वीडियो नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अब अपने सबसे पहले बात कर लेते हैं सेमिस्टर समतल की। तो ऐसा समतल जिस पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंने बनाया, ठीक है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस को मैंने क्या कहा था, मैं एक्स एक्सिस नहीं लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा रियल ऑफ जेड, और इसको क्या लिखूंगा मैं, इमेजिनरी ऑफ जेड। इसका मतलब वाई एक्सिस है। बात वही है कि हम सेमिस्टर संख्या को किस पर शो कर रहे हैं, एक समतल पर शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, मतलब ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु है, ठीक है। अब इस प्लेन पर एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर शो करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल P मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर शो किया, वो है मेरा x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो ये x प्लस आयोटा वाई, तो इस बिंदु की x एक्सिस से दूरी फॉर एग्जांपल की मान लो ये है, ठीक है। पहले तो चलो आप इस पॉइंट को ये बनाओ, जैसे OP हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स लाइन हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स लाइन OP हो जाएगी, ठीक है। OP बराबर x प्लस आइटा वाई है, ठीक है। तो O का P से डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हम यदि इसको यहाँ से मिला दें तो ये हमारा x, और इसको डॉट डॉट करके मिलाओ आप, ठीक है ना, इसको आप डॉट डॉट करके मिलाइए, और y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, y एक्सिस है, ठीक है। ये x एक्सिस है और ये y, ठीक है। तो इसको हम y भी बोल सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, सॉरी ये y हो जाएगा क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये x हो जाएगा। तो हम इसकी बात करेंगे तो ये y और ये x रहेगा, ठीक है ना। डिस्टेंस y है, दूरी तो हमारी x में काउंट होगी, ठीक है ना। तो ये y, अब देखो जैसे हम इसको शो करेंगे तो ये y होगा, ठीक है ना, और ये x होगा। अब
जैसे इसमें क्या क्या शो कर सकते हैं, इससे आप क्या क्या फाइंड कर सकते हो, आप ये एंगल फाइंड कर सकते हो, इसको हम कोणांक बोलते हैं, ठीक है। वो आगे बात आ जाएगी, कोणांक भी बता दूंगा, यहाँ अपने इसको शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस लाइन को हम मापांक ऑफ जेड बोलते हैं, क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता तो हम इसको कॉम्प्लेक्स, जैसे मापांक ऑफ जेड की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, √x² + y² हो जाएगा। अभी इसको शो नहीं करना। तो सेमीस्फीयर समतल, वो सिंपल सी बात, इतनी सी बात बतानी थी मेरे को कि सेमीस्फीयर समतल वो होता है कि ऐसा प्लेन जिस पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर दे, वो एक सेमीस्फीयर समतल कहलाता है। इसके अब अन्य नाम होते हैं, इसे हम आर्गेंड समतल भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है आर्गेंड समतल, ठीक है। या एक नाम और होता है इसका नाम है गाउसीय समतल, ठीक है, या गोसीय समतल। ये इतने सारे इसके नाम है। मतलब पेपर में एक बार ये पूछा हुआ है कि आर्गेंड समतल क्या होता है, डेफिनेशन पूछी थी, डेफिनेशन जरूर पूछेगा आपसे। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि ये बेफालतू है, मतलब इसमें से डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है ना। तो ये आपका सेमीस्फीयर समतल होता है कि ऐसा समतल जिस पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर दें, वो सेमीस्फीयर समतल होगा। अब हम सेमीस्फीयर समतल का मापांक की बात कर लें। सेमीस्फीयर समतल का मापांक, तो सेमीस्फीयर समतल का मापांक, यदि हम मापांक की बात करें, ठीक है, या सेमीस्फीयर समतल की जगह आप सेमीस्फीयर संख्या भी लिख सकते हो, ठीक है। सेमीस्फीयर संख्या का मापांक, तो सेमीस्फीयर संख्या क्या होती है, जेड होती है। तो जब हम उसका मापांक निकालेंगे तो हम उसको x² प्लस, मतलब रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर होता है और रूट लगता है, तो उसको हम सेमीस्फीयर समतल बोलते हैं, ठीक है ना। सेमीस्फीयर संख्या का मापांक बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई होगी, ठीक है ना। अब उसके बाद अपने बात कर लेंगे, ये सेमीस्फीयर संख्या का मापांक पता चल गया। अब सेमीस्फीयर संख्या का जो एक संयुग्मी होता है, तो सेमीस्फीयर संख्या का संयुग्मी, सेमीस्फीयर संख्या का संयुग्मी, भाई सेमीस्फीयर संख्या का संयुग्मी क्या होता है, ये बात ध्यान होनी चाहिए। तो सेमीस्फीयर संख्या का संयुग्मी होता है, उस पर बार लग जाना, उस पर क्या लग जाना, बार लग जाना। जैसे मान लो सेमीस्फीयर संख्या हमारा क्या है, x + i तो उसके संयुग्मी को हम z बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, z बार। और z बार का मतलब होता है जो काल्पनिक पार्ट होता है वो यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो इसका संयुग्मी हो जाएगा x - i, ठीक है। z बार का मतलब क्या होता है, x - i होता है। तो इस पेज पर आपको दिख रहा होगा सेमीस्फीयर समतल, सेमीस्फीयर संख्या का मापांक और सेमीस्फीयर संख्या का संयुग्मी। इतनी बात पता चल गई, आई होप। तो आप अब अपने संक्रिया की बात करेंगे, कुछ संक्रिया बताऊंगा, ठीक है ना। तो वो संक्रिया आपको ध्यान में रखनी है, तो इतनी बात ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट अपने वीडियो को पॉज कर लीजिए एक बार थोड़ा सा, फिर अपने अब हम सेमीस्फीयर संख्या की संक्रिया की बात करेंगे। नया ही टॉपिक आ जाएगा, सेमीस्फीयर संख्या की संक्रियाएं। संक्रियाएं से मतलब आप समझते हो जोड़ घटाव गुणा, ठीक है। तो सबसे पहले सेमीस्फीयर संख्या की संक्रिया, क्योंकि दो अपने सेमीस्फीयर संख्या ले लेंगे उनकी संक्रिया। तो सबसे पहले योग संक्रिया की बात करते हैं। देखो इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, सिंपल बात बताऊंगा, समझ आ जाएगी। तो योग संक्रिया का मतलब क्या हो गया कि कोई दो आपके पास सेमीस्फीयर संख्या है, कोई दो सेमीस्फीयर संख्या, एक Z1 और Z2 है, ठीक है भाई। योग सिंपल सी बात है, इसमें Z1 और Z2 दो संख्याएं होंगी सभी में, ठीक है। तो Z1 का मतलब हो गया x1 + i और Z2 का मतलब हो गया x2 + i. तो जब हम इसका योग करेंगे तो बताओ क्या आएगा, ठीक है। जब आप इसका योग करोगे तो बताओ क्या आएगा आपके पास, x1 + x2 + y1 + y2 आएगा कि नहीं आएगा। तो हम यदि योग की बात करें तो योग हमारे पास क्या आएगा, Z1 + Z2। तो यदि हम इसको जोड़ दें तो रियल पार्ट वाले आपस में जुड़ जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट वाले आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है, y1 + y2। तो ये योग संक्रिया होता है। अंतर संक्रिया की बात करें हम तो अंतर संक्रिया क्या हो जाएगा, Z1 - Z2। तो इसमें से रियल पार्ट वाले आपस में माइनस हो जाएंगे प्लस इमेजिनरी वाले आपस में माइनस हो जाएंगे, ये हमारा अंतर संक्रिया होता है, ठीक है। योग संक्रिया, अंतर संक्रिया। फिर हम गुणा संक्रिया की बात करें तो गुणा का मतलब Z1 और Z2 का गुणा करना है, Z1 और Z2 का। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको कि x1 + i y1 को आप गुणा कर रहे हो x2 + i y2 से। तो इसका मतलब x1 x2 + i x1 y2, ठीक है, प्लस i x2 y1 i माइनस तो y1 y2।
ठीक है। तो हमारा रियल पार्ट क्या निकला, x1 x2 माइनस y1 y2, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट की बात करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट x1 y2 प्लस x2 y1, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट निकलेगा। तो गुणा संक्रिया का ये योग संक्रिया, ये अंतर संक्रिया, ये गुणा संक्रिया। अब अपने तत्समक संक्रिया की बात कर लें कि भाई तत्समक, तो तत्समक दो प्रकार के होंगे। तत्समक में दो प्रकार का कौन कौन सा होएगा, एक योग के लिए तत्समक और एक गुणा के लिए तत्समक। तो योग का मतलब देखो सिंपल सी बात समझाता हूँ, योग तत्समक क्या होता है, तत्समक होता है उस आइडेंटिटी, मतलब हम उसमें क्या जोड़ें कि हम संक्रिया में क्या जोड़ेंगे, जीरो आ जाए। तो हमें पता है कि सिंपल सी बात है कि जैसे आपको पता है 5 में 5 का योज्य प्रतिलोम बोलते हैं इसको, या योज्य तत्समक भी बोलते हैं, ठीक है। तो योग संक्रिया के लिए तत्समक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब हमें पता है कि हम इसमें क्या जोड़ेंगे कि हमारा रिजल्ट 5 आ जाए, तो आपको पता है जीरो जोड़ेंगे। तो वही बात है, जेड में हम क्या जोड़ेंगे कि हमारा वापस जेड आ जाए, तो जीरो। इसका मतलब जीरो एक तरह से समिश्र संख्या है, तो जीरो को हम समिश्र संख्या में कैसे लिखेंगे, जीरो प्लस आइटा जीरो, ठीक है। और गुणा के लिए, तो गुणा में हम क्या गुणा करें कि हमारा वापस जेड आ जाए, तो हमें एक से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक को हम कैसे लिखेंगे, तो एक को लिखने का मतलब 1 प्लस आइटा जीरो। भाई जीरो को कैसे लिखेंगे, जीरो प्लस आइटा जीरो। तो 1 को कैसे लिखेंगे, 1 प्लस, क्योंकि इसमें एक वास्तविक पार्ट तो आ रहा है ना, काल्पनिक नहीं है, तो हम 1 प्लस आइटा जीरो लिखेंगे। तो ये तत्समक हो गया। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रतिलोम की। तो ये बातें मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा लास्ट में दोबारा से एक बार, फिर अपने बात कर लेते हैं प्रतिलोम की। प्रतिलोम क्या होता है ये आपको लिखना नहीं है, खाली समझना है वीडियो को देख के, ठीक है। मतलब जो जो बात बता रहा हूँ, जैसे योग मैंने बताया, तो योग में हमारा रियल पार्ट जुड़ जाएगा और काल्पनिक पार्ट जुड़ जाएगा। अंतर में रियल पार्ट का अंतर प्लस काल्पनिक पार्ट का अंतर। गुणा में देखो, गुणा में थोड़ा सा अलग होता है, ये आपके सामने सॉल्व किया है। तत्समक में योग के लिए अलग होता है। योग में हम कि जेड मतलब जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या जोड़ेंगे वापस जेड आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या गुणा करेंगे वापस जेड आ जाए। तो वही बात है कि योग के लिए तत्समक जीरो हो जाता है और गुणा के लिए तत्समक 1 हो जाता है। अब हम प्रतिलोम की बात कर लें तो इसमें भी दो प्रकार से प्रतिलोम होंगे, एक योज्य प्रतिलोम होगा, योज्य प्रतिलोम, और एक गुणात्मक प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब सभी, मतलब नॉर्मल वास्तविक संख्याओं में बात करेंगे और इसमें भी बात करेंगे तो एक ही होता है दोनों। तो योज्य प्रतिलोम वो होता है कि हम जेड में क्या जोड़ें कि हमारा जीरो आ जाए, ठीक है। जेड में हम ऐसा क्या जोड़ें कि जीरो आ जाए, इसका मतलब माइनस जेड जोड़ेंगे। तो इसका मतलब जेड का योज्य प्रतिलोम कौन होगा, माइनस जेड होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लें कि जेड हमारा यदि एक्स प्लस आइटा वाई है, तो इसका योज्य प्रतिलोम कौन सा होगा, माइनस जेड होगा। तो माइनस जेड का मतलब हो गया माइनस एक्स माइनस आइटा वाई, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, तो उसको जेड इनवर्स बोलते हैं कि भाई जेड को जेड से गुणा करने पर 1 आना चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो जेड इनवर्स बोलेंगे। तो जैसे जेड इनवर्स होगा कि भाई जेड के साथ हम किसका गुणा करेंगे कि हमारे पास रिजल्ट 1 आ जाए। तो हमें पता है 1/z से करेंगे, तो 1/z का मतलब हो गया जेड इनवर्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। और जेड इनवर्स हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो जेड इनवर्स सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि यदि आप लोगों ने 11वीं क्लास में देखा होगा, यदि ये नहीं पता तो मेरी 11वीं क्लास की वीडियोस में जाकर देखना, वहाँ पर मैंने गुणात्मक प्रतिलोम बात बताई होगी। यदि वीडियो आई नहीं है तो थोड़े दिनों में आ जाएगी उसकी भी वीडियो, ठीक है ना। तो गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, ये लास्ट ईयर में बनाया होगा, मुझे कहीं ध्यान होगा, लास्ट ईयर में मैंने बताया होगा, ये गुणात्मक प्रतिलोम की वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखने की, योग प्रतिलोम, योग संक्रिया, अंतर संक्रिया, गुणा संक्रिया, तत्समक संक्रिया और प्रतिलोम संक्रिया, ठीक है ना। ये बातें आपको आई होप समझ आई होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखो, इसमें दो इंपॉर्टेंट रहते हैं। तत्समक में एक तत्समक के लिए एक योग और गुणा। तो तत्समक में क्या होता है कि हम उसमें क्या जोड़ेंगे जेड आ जाए, गुणा में हम क्या गुणा करेंगे जेड आ जाए। तो जोड़ने में 0 जोड़ेंगे तो जेड आएगा, और गुणा में 1 से गुणा करेंगे तो जेड आएगा। और प्रतिलोम में क्या करते हैं, योज्य में क्या जोड़ेंगे 0 आ जाए, और गुणा में क्या गुणा करेंगे 1 आ जाए। उल्टा, थोड़ा सा ध्यान रखना बस ये, ठीक है। यदि आपको पहले की थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आपको ये बारे मतलब वास्तविक संख्याओं के बारे में ध्यान होगा, तो ये आप लोगों ने देखा, ठीक है ना। तो इतनी बात होने के बाद अब अपनी बात करेंगे सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल, जो सबसे अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। अब देखो, सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल सबसे अच्छा टॉपिक है, ये कैसे सॉल्व होता है। तो सम्मिश्र संख्या, फॉर जैसे मान लो सम्मिश्र संख्या क्या है, हमारे पास z बराबर x प्लस आइटा वाई है। तो हमें फाइंड क्या करना है, रूट z फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए देखो हम क्या कर लेते हैं
कि हमें ना इसमें कि भाई इसको मानना पड़ेगा आपको किसी के बराबर में, ठीक है। किसी के बराबर में आप कैसे मानोगे, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो आपने कि भाई रूट जेड के बराबर में आपको रूट जेड फाइंड करना है, तो माना रूट जेड बराबर ए प्लस आइटा, भाई मैंने कोई संख्या मान ली ए और बी, तो रूट जेड का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, इसका मतलब वो मापांक का मतलब होगा, इसका मतलब क्या होता है, अब हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, या इसकी जगह आप ये लिख लो रूट एक्स प्लस आइटा वाई बराबर ए प्लस आइटा बी, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ग कर दो, वर्ग करेंगे तो आ जाएगा x प्लस आइटा वाई बराबर इधर आ जाएगा a प्लस आइटा बी। ये वर्ग क्यों किया, रूट को ख़त्म करने के लिए, ठीक है ना। भाई हम a और b की वैल्यू निकालेंगे तो रूट z की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस आइटा वाई बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर फिर b स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो 2 आइटा ab हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें यदि हम वास्तविक की बात करें तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि भाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, एक्स। यदि हम यहाँ पर तुलना करें, दोनों पार्ट्स में तुलना करते हैं हम, यदि हम यहाँ पर लिख दें तुलना करने पर, तुलना हम किसकी कर रहे हैं, तुलना हम वास्तविक और काल्पनिक पार्ट्स की कर रहे हैं। तो वास्तविक पार्ट यहाँ पर कौन है, एक्स, और यहाँ पर वास्तविक पार्ट कौन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स, और काल्पनिक पार्ट यहाँ पर कौन है, वाई, और यहाँ पर कौन है, ये है। तो हम ये कह सकते हैं 2ab बराबर y, मतलब आइटा इसके साथ आइटा कैंसिल हो गया दोनों, तो हम ये कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर x और 2ab बराबर y, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर x आ गया, तो 2ab बराबर y आ गया। अब जब हम a और b की वैल्यू निकालेंगे ना, तो हमारे पास a और b की वैल्यू आने के बाद हम लिख देते हैं a व b का मान निकालने पर। अब मान कैसे निकालोगे, देखो a की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको उधर भेज देना, जो इस पूरा x और y की फॉर्म में आएगा, तो इसको सॉल्व नहीं करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ a का मान निकालने पर। तो हमारे पास डायरेक्ट मैं रूट जेड ही लिख रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दूंगा, तो मेरा रूट जेड कितना आ जाएगा, रूट जेड बराबर आ जाएगा, तो a की वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बटा 2 होता है, ठीक है, बटा 2 प्लस आयोटा, इसकी पावर आधी होती है, या रूट जेड लगा दो, मतलब रूट लगा दो, a की वैल्यू आ गई प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बटा 2, ठीक है ना। ये आता है v की वैल्यू, और इस पर भी पावर हाफ आती है, ठीक है ना। तो ये रूट जेड की वैल्यू होगी, इसका मतलब ये हमारा रूट जेड है, ठीक है ना। तो हम इसमें प्लस माइनस भी आता है, इसके साथ प्लस माइनस भी आता है, रूट का मतलब प्लस माइनस ही आएगा, तो रूट जेड बराबर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, मापांक ऑफ जेड होता है, तो हम इसको मापांक ऑफ जेड प्लस एक्स बटा 2 की पावर हाफ प्लस आयोटा मापांक ऑफ जेड माइनस एक्स बटा 2 की पावर हाफ, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो आपको समझाया वो आपको समझ आया हुआ, सेमिस्टर संख्या का वर्गमूल, ये आज के हमारा क्लास का लास्ट टॉपिक था, ठीक है ना। तो आपके सामने अब ये कैसे सॉल्व किया, तो ये सॉल्व करना आपका काम है, आप इसको सॉल्व करोगे, वैसे आपसे कोई पूछता नहीं है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो, आपके पास एक दो समीकरण है, दोनों समीकरण उसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू ये आएगी और बी की वैल्यू ये आएगी आपके सामने, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसमें अपने अब इस पर आधारित मैं एक सवाल दे जाता हूं आपको, जो आपका क्वेश्चंस रहेगा, वो क्वेश्चंस जैसे आपको मैंने कह दिया 4 प्लस आयोटा 3 या 4 प्लस आयोटा 3 आयोटा का वर्गमूल निकालना है, का वर्गमूल क्या होगा, का वर्गमूल, ठीक है ना। तो आपको इसका वर्गमूल निकालना, मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, सही है ना क्वेश्चन, ठीक है ना। 7 प्लस 24, सॉरी ये क्वेश्चन है हमारा 7 प्लस 24 आइटा, रॉन्ग क्वेश्चन लिख लिया था, इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये किसकी वैल्यू है, x की, और ये y की वैल्यू है, ठीक है। इसमें पुट करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी x y, ये वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा रूट जेड, मतलब ये इसका अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है ना। मेरे को आप सॉल्व करके मेरी टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF जरूर भेजो कि आप लोगों ने सॉल्व किया है, ताकि मेरे को इतना पता चल जाएगा कि आप लोगों ने वीडियो को देखी है। यदि आपने वीडियो को देखते हो
लाइक करते हो, शेयर करते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मैं आपकी कंटिन्यू क्लासेस लेता रहूँगा। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।